इससे पहले हमने क्रांतिकारी आंदोलन किया था। आज से हम गांधीवादी युग की शुरुआत करेंगे। गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ वो 1915 में हुआ और 1919 से 1947 तक जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरीके से तीसरा चरण है उसको गांधीवादी युग कहा जाता है। तो गांधीवादी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1915 तक अगर हम देखें तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक शून्यता दिखाई देती है। कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हो नहीं रहा। और इस समय तक एक चीज़ और दिखाई देती है कि 1915-16 तक या तो पुराना जो नेतृत्व था, जो पुराने नेता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और या तो पुराने जो नेता थे वो बूढ़े हो चुके थे। तो इसलिए एक तरीके से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा मैदान भी खाली था भारत में। और इस जो ये गैप था इसको भरा गांधी जी ने। और गांधी 1917 से ही अगर देखें तो 1917 से 1947 तक भारतीय राजनीति में जो भी आंदोलन चल रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वो गांधी जी द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। बाकी के जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं वो एक तरीके से उनका बहुत छोटा रोल है इसमें, वो आ जा रहे हैं। पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी ने आच्छादित कर लिया और गांधी जी के ही इर्द गिर्द पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए इस युग को गांधी युग कहते हैं। अब पहले हम गांधी जी का थोड़ा जीवन परिचय जानेंगे। गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर में। पिता इनके पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। पिता का नाम इनके करमचंद गांधी या कबा गांधी भी कहा जाता है और इनका नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। माँ का नाम इनके पुतलीबाई। इनके माँ बाप कट्टर हिंदू धर्म को मानने वाले थे तो शुरू से ही इन पे, लेकिन बहुत उदार लोग थे तो इन लोगों का प्रभाव पड़ा शुरू से ही इनके ऊपर। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कर दिया गया कस्तूरबा गांधी से। इसके बाद इनसे 4 बच्चे भी थे इनको। अब महात्मा गांधी जो हैं इनको बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया बैरिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि उस समय जो उच्च शिक्षा लेते थे भारतीय लोग जो संपन्न होते थे तो अधिकतर वकालत ही करते थे जाके। तो इंग्लैंड जाके इन्होंने वकालत की। इसके बाद ये भारत आए और भारत में इन्होंने फिर वकालत की शुरुआत की। हालांकि इनकी वकालत चली नहीं। बाद में 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जब गांधी गए तो यहाँ पे ये यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो एक स्टेशन बीच में था मेरिट्सबर्ग। तो मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे ये फर्स्ट क्लास से यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पे एक गोरा व्यक्ति चढ़ा ट्रेन में और इसने देखा गांधी जी को बैठे हुए तो इनको धक्का मार के उतरवा दिया, क्योंकि गोरे लोग भारतीयों के साथ यात्रा करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी व्यवहार था। तो इनको जब स्टेशन पे फेंक दिया गया तब इनको पहली बार एहसास हुआ गुलामी का। और यहीं से देखा जाए तो पूरी तरीके से गांधी की दशा और दिशा बदल गई। इसके बाद गांधी जी ने जो भारतीयों पे अत्याचार हो रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो भारतीयों के अधिकारों के लिए इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके माध्यम से भारतीयों की जो समस्याएं थी उसको उठाना शुरू किया इन्होंने। गांधी 1901 में भारत भी आए थे और एक जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसके दिनसा वाचा अध्यक्ष थे उसमें शामिल भी हुए थे ये। गांधी जी ने अफ्रीका में जब ये नस्ल भेदी व्यवहार देखा तो इन्होंने यहीं से एक समाचार पत्र भी निकाला था अपना इंडियन ओपिनियन। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इसके बाद 1906 में एक
जर्मन थे, अंग्रेज़ थे, कॉलिन बॉक। तो कॉलिन बॉक की सहायता से इन्होंने 1906 में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। यहीं रहने लगे फिर ये। गांधी ने 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका से ही सत्याग्रह की शुरुआत की। अब सत्याग्रह अगर देखा जाए, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का जो पहला अगर इतिहास में कहीं झलक मिलती है तो वो मिलती है कश्मीर के इतिहास में। जो कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी में सत्याग्रह का उल्लेख मिलता है कि वहाँ जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वो जब भी कोई अत्याचारी शासक बैठता था कश्मीर के सिंहासन पे, तो वहाँ ब्राह्मण लोग सत्याग्रह कर देते थे। और जब ये अनशन पे बैठ जाते थे ब्राह्मण लोग, तो जनता ये सोचती थी कि भाई ब्राह्मण देवता लोग कहीं मर न जाएं, तो जनता विद्रोह कर देती थी और शासकों की हत्या हो जाती थी। तो इस तरीके से ये पहली झलक वहीं पे मिलती है इस तरीके की। गांधी ने 3 सत्याग्रह किए दक्षिण अफ्रीका में। एक तो जो एक एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जिसके तहत जो भारतीय मजदूर थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और हमेशा प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। तो इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, सफल रहा ये सत्याग्रह। बाद में 1913 में इन्होंने सत्याग्रह किया था। भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर होते थे, इन पे कुछ टैक्स लगाया गया था, इसको लेके किया था इन्होंने सत्याग्रह। तो इस तरीके से 3 सत्याग्रह किए थे गांधी ने, और इनके जो सत्याग्रह थे वो आंशिक रूप से सफल भी रहे। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज अपनी पुस्तक लिखी। इससे पहले जो गांधी ने पुस्तक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा भी है, तो ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी ये आंशिक रूप से सफल भी रहे और काफ़ी लोकप्रिय हो गए साउथ अफ्रीका में ये। तो साउथ अफ्रीका में जब लोकप्रिय हुए तो ये भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। जब ये आए तो इनको जान गए थे लोग कि कोई गांधी हैं जो अफ्रीका में इस तरीके से सफल आंदोलन चला रहे हैं। गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत ही आए। अब भारत आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी इन्होंने, उसमें जो शुरुआती 26 लोग थे, जो 26 अनुयायी थे, इनके सदस्य जो थे, उसमें सर्वाधिक लोग गुजरात से नहीं थे, सर्वाधिक लोग तमिलनाडु से थे। तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना की इन्होंने। और इसी समय इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से भी हुई, जो कि इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको ये बताया था, इनको ये राय दी कि भारत की जो जनता बसती है, भारत जो बसता है वो गाँव में बसता है। तो अगर भारत की जनता की नब्ज़ पकड़नी है तो गांव का दौरा करना चाहिए इनको, गांव-गांव का भ्रमण करके, और इसके बाद गांव के लोगों को आंदोलन से जोड़ना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन भी हुए थे उसमें गांव की जनता को क्रांतिकारी अपने आंदोलन से या राष्ट्रवादी अपने आंदोलन से नहीं जोड़ पाए थे। तो ये राय दी गोखले ने। अब गांधी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में हुआ। इन्होंने शुरू में अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया, क्योंकि इनको ये पता भी था कि शुरुआत में अभी अगर ये अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं तो शायद आगे चल के ये कोई आंदोलन नहीं चला पाते, शुरू में ही इनका दमन कर दिया जाता। तो इसलिए इसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो विश्व युद्ध के कारण इस तरीके की परिस्थितियां थी कि अंग्रेज़ों को भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सेना में भर्ती हों, क्योंकि अंग्रेज़ लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं ये युद्ध। तो जब अंग्रेज़ विजयी होंगे तो हमको भी प्रतिनिधित्व वाली सरकार प्रदान करेंगे। तो इनको कहा भी गया, भर्ती करने वाला इनको सार्जेंट कहा गया था गांधी जी को। तो इस तरीके से इन्होंने ये अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। और कहीं न कहीं यही कारण भी था कि गांधी ने जो अपना पहला आंदोलन चलाया, चंपारण जो सत्याग्रह था,
तो ये गांधी का पहला सत्याग्रह है। हालांकि ये क्षेत्रीय सत्याग्रह है। तो पहला सत्याग्रह जो चंपारण है ये सफल हो गया गांधी का। इसके बाद खेड़ा आंदोलन भी इनका सफल हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूरों का भी आंदोलन सफल हुआ। तो जो खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह गांधी के सफल हुए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि इन्होंने अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। और इसका एक फ़ायदा भी गांधी को ये मिला कि गांधी गांव-गांव भ्रमण करते रहे और गांव तक के 1919 तक गांधी ने पूरे गांव का भ्रमण करके अपने आंदोलन से लोगों को जोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर शुरू से ही गांधी अंग्रेज़ों के विरोधी के रूप में प्रवेश करते तो शायद गांव-गांव का भ्रमण नहीं कर पाते ये और अपने आंदोलन से ग्रामीण जनता को जोड़ नहीं पाते। इसके बाद गांधी का जो पहला चंपारण तो पहला सत्याग्रह था, इसके बाद खेड़ा आंदोलन चलाया इन्होंने और इसके बाद फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन चलाया। ये कहा जाता है कि जो चंपारण सत्याग्रह था, इसकी सफलता पे इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बल्कि सहजानंद एक संत थे। तो सहजानंद और जो गांधी जी का पत्र व्यवहार होता था, उसमें सहजानंद गांधी को महात्मा कह के संबोधित करते थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बाद इन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था और टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो इसको लेके इन्होंने मूवमेंट चलाया था। फिर इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किया और यहीं पे पहली बार आमरण अनशन किया था गांधी जी ने। तो ये जो सारे आंदोलन रहे शुरुआती, ये तो क्षेत्रीय आंदोलन थे। गांधी का पहला जो अखिल भारतीय सत्याग्रह था वो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये इन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह चलाया। और इसके बाद गांधी जी ने जो अपना पहला व्यापक जन भागीदारी वाला अखिल भारतीय आंदोलन चलाया वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने शुरू से ही गांधी जी ने ये कहा था कि सत्याग्रह के दो हथियार हैं, सत्य और अहिंसा। लेकिन एक चीज़ अगर देखा जाए तो जो गांधी के शुरुआती आंदोलन हैं, चाहे असहयोग आंदोलन हो चाहे सविनय अवज्ञा हो, इसमें पैसिव रेजिस्टेंस दिखाई देता है, निष्क्रिय प्रतिरोध दिखाई देता है। तो एक तरीके से ये उग्र राष्ट्रवाद और उदारवादियों के आंदोलनों का मिला जुला रूप है गांधी का आंदोलन। असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया। हालांकि इस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया। इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई गांधी जी की असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण। इसके बाद फिर गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1934 तक चलता रहा। 1934 में इसको वापस लिया गया। जब इसको वापस लिया गया तब भी गांधी की आलोचना हुई काफ़ी। इसके बाद गांधी ने जो तीसरा अपना आंदोलन चलाया वो भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है कि गांधी यहाँ अलग मन स्थिति में दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक आंदोलन नहीं था, ये हिंसक आंदोलन था। तो इस तरीके से यहाँ पे, और गांधी ने नारा भी दिया था करो या मरो का, तो ये आंदोलन पूरी तरीके से अलग तरीके का आंदोलन था। बाद में हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन हालांकि तत्कालिक रूप से तो असफल रहा, लेकिन इसने एक तरीके से स्वतंत्रता की इबारत लिख दी, क्योंकि गांधी का जो ये आंदोलन था इसमें पूरा भारत खड़ा हो गया था और अंग्रेज़ों को भी ये लग गया था कि अब पूरे भारतीय जागरूक हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे अब रहना मुश्किल है भारत में। तो यही कारण था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हम देखेंगे तो लगभग सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया ही चल रही है, चाहे वो 1945 में बेबल प्लान हो, इसके बाद फिर क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन आया 46 में, और इसके बाद फिर माउंटबेटन योजना, और भारत आज़ाद हो गया। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। 47 से पहले ही 1944 में
पूना जेल में कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया था। इनके जो सचिव थे इनका भी देहांत हो चुका था। इनके 2 सचिव थे, एक महादेव देसाई और एक प्यारे लाल। तो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1948 में ये बिरला भवन में सभा करके निकल रहे थे और यहीं पे इनको नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी और गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये गांधी जी का जो जीवन परिचय रहा। गांधी जी ने कई पुस्तकें और कई समाचार पत्र भी निकाले। जैसे इनकी पुस्तकें, एक तो हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। इसके अलावा जो इनके समाचार पत्र हैं, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये सारे समाचार पत्र निकाले थे गांधी ने। गांधी जी ने कई सिद्धांत भी दिए जिनको गांधीवाद कहा जाता है। हालांकि गांधीवाद जो है, गांधी जी का कोई निश्चित दर्शन नहीं है इस तरीके का। गांधीवाद एक तरीके से जो समय समय पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जो इन्होंने भाषण दिए अपने, उसी को गांधीवाद कहा जाता है। जैसे इन्होंने टॉल्स्टॉय की पुस्तकें पढ़ी थी, काफ़ी टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ये जॉन रस्किन से प्रभावित थे। जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, तो इससे काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी। और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। सर्वोदय मतलब सबका उदय। जो व्यक्ति हाशिए पे है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसका भी उदय होना चाहिए। तो ये आज भी प्रासंगिक है ये सिद्धांत। आज भी जो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य का यही उद्देश्य है कि जो हाशिए पे व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका भी उदय होना चाहिए। तो सभी का सभी प्रकार से उदय होना चाहिए। इसके अलावा सत्याग्रह की विचारधारा दी इन्होंने, जिसके 2 हथियार बताए इन्होंने, सत्य और अहिंसा। इसके अलावा गांधी जी ने जब अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था, इसके बाद इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि पूंजीपति जो है वो मालिक नहीं है, वो संपत्ति का केवल एक ट्रस्टी है और उसको अपना खर्च निकाल के बाकी की जो संपत्ति है वो समाज हित में खर्च की जानी चाहिए। अगर वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो चोरी कर रहा है ट्रस्ट का। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। तो ये गांधीवाद है। और गांधीवाद ये कहा जाता है कि वर्तमान में भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। और गांधीवाद को ये कहा भी जाता है कि गांधीवाद को पढ़ा नहीं जा सकता, गांधीवाद को जिया जाता है। अब गांधी जी के बारे में ये भी कहा जाता है, एक बार ये प्रश्न भी पूछा था यूपीएससी में, कि गांधी जी बार बार आंदोलनों पे ब्रेक लगाते रहे, लेकिन फिर भी 1947 तक उनकी लोकप्रियता बनी रही। तो इसके पीछे भी यही कारण था कि गांधी जी ने भारत की जो नब्ज़ है उसको पकड़ रखा था। गांधी को ये पता था कि भारत की जनता गांव में बसती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और जो किसान थे, मजदूर थे, जो गरीब तबका था, सबको जोड़ा इन्होंने अपने आंदोलन से। दूसरी चीज़ कि गांधी जो थे उस समय भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण थी और गांधी जी ने वैसा ही भेष बना लिया। गांधी लंगोटी पे रहते थे और लंगोटी पहन के जब रहते थे तो जाहिर सी बात है कि गांव का व्यक्ति गांधी से लगाव रखता था, उसको पता था कि ये व्यक्ति भी हमारी तरह ही है, तो लंगोटी पहन के रहे। तृतीय श्रेणी में उन्होंने यात्रा की, सामान्य हिंदुस्तानी में भाषण देते थे। इसके अलावा गांधी जब आंदोलन नहीं चलाते थे, जिस समय आंदोलन नहीं चल रहा होता था, उस समय गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, जैसे साफ सफाई, हरिजनों उत्थान। तो इन सारी चीज़ों से गांधी लोगों को हमेशा अपने से जोड़े रहते थे। इसके अलावा जब ये आंदोलन वापस भी लेते थे तो ये उपवास करते थे, अनशन पे बैठ जाते थे, जिससे कि लोगों की नाराज़गी भी दूर हो जाती थी। तो इस तरीके से गांधी बार बार आंदोलन वापस लेते रहे, लेकिन इनकी लोकप्रियता बनी रही। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो गांधी जी की बहुत आलोचना की जाती है, लेकिन अगर पूरा राष्ट्रीय आंदोलन देखा जाए तो 1915 से 1947 तक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में केवल गांधी दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ कि गांधी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की भारत में, तो गांधी को ये पता था कि ब्रिटिश सरकार से हिंसक आंदोलन से निपटा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ कि अगर हिंसक आंदोलन है तो हिंसक आंदोलन में बहुत थोड़े से लोग शामिल होते हैं, लेकिन अगर अहिंसक आंदोलन हम कर रहे हैं तो अहिंसक आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, आम जन भी शामिल होता है। तो ये कारण था कि इन्होंने अहिंसक आंदोलन का रास्ता अपनाया। फिर गांधी ने 1947 तक, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण किया तो 3 युद्धों के माध्यम से उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है बिस्मार्क से, लेकिन अगर हम गांधी से देखें, तुलना करें, तो हम देखेंगे कि बिस्मार्क ने 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया और हर युद्ध के बाद वो अगले युद्ध की परिस्थितियां तैयार कर देता था। तो कहीं ना कहीं अगर गांधी को भी देखा जाए तो इन्होंने भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इन 3 आंदोलनों के माध्यम से भारत को भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। और इन आंदोलनों में अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन से ज़्यादा तीव्र है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि गांधी सीधे सीधे नमक कानून तोड़ने की बात कह रहे हैं। और तीसरा आंदोलन जो है जिसमें कि पूरा भारत खड़ा हो गया, इससे पहले के आंदोलनों में बहुत बड़ी संख्या तो रहती थी, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं रहती थी। तो गांधी को पता था कि अगर दमन चक्र ज़्यादा चल जाएगा, ब्रिटिश दमन चक्र, तो जनता फिर अगले आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो पाएगी, निराश हो जाएगी जनता। तो इसलिए समय समय पर उन्होंने आंदोलनों को वापस लिया ताकि जनता विश्राम करे, नए आंदोलन के लिए तैयार हो सके। और हर आंदोलन, गांधी का अगला आंदोलन उग्र था। और भारत छोड़ो आंदोलन तो एक तरीके से हिंसक आंदोलन था, क्योंकि उस समय पूरा भारत खड़ा हो गया था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो गांधी के आंदोलनों में एक बहुत बड़ी राजनीति भी दिखाई देती है, कूटनीति दिखाई देती है कि गांधी कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे। और इसीलिए अगर देखा जाए तो गांधी जी की चाणक्य से तुलना हम कर सकते हैं कि चाणक्य को घनानंद ने अपने दरबार से उनकी चुटिया पकड़ के फेंका, निकाला और घनानंद का नाश कर दिया चाणक्य ने। वैसे ही गांधी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से फेंका दक्षिण अफ्रीका में, और गांधी ने अंग्रेज़ों को बाहर फेंक दिया भारत से। तो इस तरीके से गांधी जो हैं, गांधी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में छाए रहे। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई क्रिकेट खेलने आता है, ओपनिंग करने आता है और विजय दिला के नॉट आउट जाता है, तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और गांधी भी जब भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ से इन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया और 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद 1948 में गांधी की मृत्यु हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गांधी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ही छाए रहे और इनके सिद्धांत वर्तमान में भारत नहीं, पूरा विश्व इनके सिद्धांतों को प्रासंगिक मानता है। और आइंस्टीन ने गांधी के बारे में इसीलिए कहा भी था कि आने वाली पीढ़ियां ये भरोसा नहीं करेंगी कि कोई हाड़ मांस का इस तरीके का गांधी भी पैदा हुआ था। तो ये गांधी जी के बारे में हमने सामान्य थोड़ी परिचर्चा की। अगले लेक्चर में हम गांधी के जो शुरुआती आंदोलन हैं उनके बारे में करेंगे।